हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको फुल मैथ से 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कोस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक भी क्वेश्चन को मिस करके मत जाना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको 30 मिनट मिलेंगे कोस्ट गार्ड जीडी के एग्जाम में, और आपको उसमें 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप माई प्राइड PRIDE माई प्राइड डिफेंस DEFENCE डिफेंस NDA को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, माई प्राइड डिफेंस NDA जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे ज्वाइन कर लेना, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या करा है, बिंदु 2,3,4 की XY प्लेन से दूरी होगी। अब आपको पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है दूरी, कि जो आपका एक्स और वाई प्लेन है उससे पूछ रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि एक्स वाले और वाई वाले बिंदुओं को निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि दूरी कहाँ से पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए। कि जब आप क्या बनाओगे, जब आप इसके इस तरीके से जब उसके बिंदु क्रिएट करोगे तो आप किस तरीके से होंगे, एक्स एच वाई एच जेड एच। ठीक है, तो जब एक्स वाई से उसने दूरी पूछी है कि समतल एक्स वाई से दूरी बताओ, तो कौन सा बचा आपका, जेड एच बच गया। तो जेड एच यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इकाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टॉपिक को लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। 100 क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 1,2,-3 कि एक्स वाई प्लेन के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या हुआ। ये क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका पूछ रहा है, एक्स वाई के सापेक्ष, तो एक्स और जेड के सापेक्ष, सॉरी एक्स और जेड के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब पूछा रहा है। तो एक्स और जेड को तो सेम रहने दो, जो नहीं है उसको पलट दो। यानी कि आपको पता है बिंदु कितने होते हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 बिंदु होते हैं। इसने बोला एक्स और जेड, तो एक्स को और जेड को सेम रखो, बाई का साइन पलट दो। यानी कि बाई कितना है, 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, -2। आपको -2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखो, 1 का तो 1 है, तो -3 का -3 है, 2 का क्या कर दिया, -3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4,5 की बाई अक्ष से दूरी आपको बतानी है। तो बाई अक्ष से आपको जब दूरी पूछी जाएगी तो आपको कैसे फाइंड करनी है, देखो अब बाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो कितने बिंदु बचे आपके पास, आपके पास बिंदु बच गए 2, कौन सा, एक्स अक्ष वाला और जेड अक्ष वाला। तो अंडर के अंदर एक्स का स्क्वायर करोगे यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 और 9 कितना 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी ये होता है। जब आप 22 से दूरी निकालोगे तो एक बिंदु तो मूल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से चलेंगे हम, और एक बिंदु आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, तो 0, मतलब 0 मूल बिंदु निशान क्या होते हैं, 0,0। ठीक है ना, 0,0 तो मूल बिंदु निशांक हो गए। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 22 से पूछ रहा है तो बाई का कोई भी पार्ट आपको लेना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सरल रेखा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष में से प्रत्येक से 60 डिग्री का कोण बनाती है। सरल रेखा जेड अक्ष से कितने अंश का कोण बनाती है। अगर आपने एक रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई प्लस का कॉस इनवर्स जेड बराबर होता है 1। अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इस रिलेशन को आप याद भी रखना, क्योंकि ये आपका रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब उसने पूछा क्या है कि एक्स और 22 से कितने कोण बना रही है, 60 से। तो कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। आपको जेड एच से पूछा, ये जेड एच वाला था, तो प्लस का कॉस इनवर्स गामा या जेड बराबर 1 कर देंगे। अब देखो 1/4 यानी कि 2/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा, इतना हटा दूँ 1/2 लिख लूँ इसे। अब इसे यहाँ ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस हो जाएगा। अब 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। अब 1/2, अब इधर तो स्क्वायर है, अब स्क्वायर का इधर चढ़ाऊंगा, अंडर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 कॉस में कितनी वैल्यू होती है, 45 की। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन बेसिस सरल रेखा का द्विकोणजाएं हैं जो अक्षों से समान रूप से झुकी हुई हैं। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कौन सा वाला, यही कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। अब इसने बोला कि अक्षों से कैसी हैं, समान रूप से झुकी हुई, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, यानी कि आप तो तीनों बराबर हैं, तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3
कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1/√3। अब 1/√3 ये क्या है आपका अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू तो आएगी 1/√3, तो बीटा की भी यही आएगी और गामा की भी यही आएगी क्योंकि समान रूप से झुकी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -4, -10 एवं -2, 2, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x y किस अनुपात में विभाजित करता है। आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर आपने 2D में पढ़ा हो शायद कि x1, y1, ठीक है, और x2, y2, इसमें पूछता है कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है -y1/y2। और बोलता है कि बाई एच किस अनुपात में विभाजित करता है, ये तो एक्स एच हो गया। अगर बोलता है बाई एच किस अनुपात में विभाजित करता है तो वो करता है -x1/x2, यानी कि जो अक्ष विभाजित करता है उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसे लेते हैं, यानी कि एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है तो बचा हुआ कौन है बाई। अब पढ़ रहे हैं हम 3D, क्या पढ़ रहे हैं 3D, तो उसमें दो अक्ष यानी कि एक्स वाई समतल किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कौन विभाजित करता है, जेड विभाजित कर रहा होगा, तो जेड का यानी कि -z1/z2, तो z1 की वैल्यू कितनी है 10 और Z2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो 10/4 यानी कि 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले कोस्ट गार्ड का एग्जाम 1-2 दिन में आप इन 100 क्वेश्चन को करके जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा। 100 क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, देखो बाई एच का समीकरण आपको पूछा जा रहा है, तो बाई एच का समीकरण क्या होगा, वहाँ पे एक्स अक्ष भी 0 होगा और जेड अक्ष भी 0 होगा, यानी एक्स बराबर 0 और जेड बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सरल रेखा x बराबर 1 y बराबर 2 के समांतर रेखा। अब x बराबर 1 है और जेड y बराबर 2 है, तो कौन सा अच्छा नहीं, जेड अच्छा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, जेड अच्छे के समांतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से बाई एच पर डाले गए लंब के पाद का फुट। आपको पता है कि एक्स अक्ष पर क्या होता है अल्फा, बाई एच पे बीटा और जेड अक्ष पर होता है गामा। तो कौन से पूछ रहा है आपको, बाई एच पूछ रहा है, बाई एच पे क्या डालते हैं बीटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये तो एक्स अक्ष का 0 होगा, जेड अक्ष का 0 होगा और बाई एच का बीटा है। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, बिंदुओं 2, -2, 4, 5 एवं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड बाई जेड समतल को किस अनुपात में व्यक्त करता है, वही सेम कंसेप्ट। अब कौन सा है, अब कह रहा है आपको बाई और जेड, तो बाई कहाँ है आपका, ये बाई है और ये बाई जेड है। ठीक है, तो कौन सा रह गया, अब किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका -x1/x2। पीछे क्वेश्चन पहले कराया था मैंने आपको, यानी कि -2/3, यानी कि -2/3। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर बराबर लेमडा आई निम्न किस अक्ष को निरूपित करता है। अब आपको पता है कि ये जो एक्सेस होती हैं आपकी, ये एक्स एक्सेस, ये बाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक्स होती है वो आई, जो बाई होती है वो जे और जो जेड होती है वो के होती है। तो यह क्या कह रहा है आपका आई, तो आई में क्या होता है एक्स अक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि रेखाएं इतने 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 परस्पर लंबवत हो तो के का मान आपको पूछा जा रहा है। अब परस्पर लंबवत है तो के का मान आपको पूछा जा रहा है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपका ये रिलेशन होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 ये आपकी A1 A2 B1 B2 ये वैल्यूज होती हैं, तो सबका गुणा कराएं। अब देखो चलो इसका गुणा किसमें कराते हैं हम, इसका इसमें कराते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 -9 के हो जाएगा। इसका इसमें कराते हैं तो प्लस का 2k हो जाएगा। अब इसका इसमें कराते हैं तो 5 दूनी 10 यानी कि -10 बराबर 0। अब देखना कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा -7k बराबर में 10 हो जाएगा, तो के बराबर 10/7, यानी कि -10/7 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी डॉट क्यू बराबर मॉड ऑफ पी क्यू, तो सॉल्व क्या पी डॉट क्यू, ए डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा बराबर पी मॉड ऑफ पी, और मॉड ऑफ क्यू ये तो होगा, देखो मॉड ऑफ पी ये तो कट गया। कॉस थीटा बराबर कितना है 1 है, कॉस में 1 कितनी वैल्यू होती है 0 की, कॉस में कितना है 1 0 की होती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि क्यू सदिश ए एवं बी के बीच का कोण आपको इतने, तो थीटा का मान आपको बताना है। अब इसे खोलेंगे क्रॉस भी क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी और इसके नीचे लाएंगे तो टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उधर क्या बचेगा टेन थीटा बराबर में 1 बचेगा। अब टेन थीटा में 1 कितनी वैल्यू होती है π/4 की, यानी कि मतलब 45 की, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बराबर ए होगा, मतलब आपने ए की यूनियन निकाली किसके साथ में, बी के साथ में, फिर भी निकल के ए आया, इसका मतलब क्या है कि बी का
ए में मिलाने पर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि बी पहले से ही ए के अंदर था, यानी कि कौन बड़ा था, ए बड़ा था, छोटा कौन था, बी था, छोटा वाला होता है सबसेट, यानी कि जो बी था वो सबसेट है किसका, ए का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर इतना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो एक्स है वो किसी बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा है जो सदस्य नहीं है। अब देखो 1/2, भाई 0 से 1/2 के बीच, 1 के बीच में आएगा, आएगा 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, लेकिन एक नहीं आएगा। एक जब आता, जब ये लेस देन इक्वल का साइन और लगाता तब एक आता। 0 से 1 के बीच में ये संख्या आएंगी तीनों की तीनों, ये आएंगी तीनों, लेकिन ये नहीं आएगी इसके बीच में। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 1 तो निम्न में कौन सा सत्य है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आर एस अग्रवाल की बुक में सही है, लूसेंट में गलत है। ए बराबर 1 है, इसका मतलब है कि जो महिला कोष्टक में एक बिलोंग कर रहा है को, महिला कोष्टक में भाई साहब हम सबसेट को रखते हैं ना कि बिलोंग कराते हैं। अगर इस यहाँ से वो महिला कोष्टक हटा देता, यानी कि ये आपका जो महिला कोष्टक है इसे में हटा देता तो सही हो जाता। अब ये कह रहा है ये सबसेट है, एक सबसेट को महिला कोष्टक में लिखते हैं, अगर महिला कोष्टक लगा देता तो सही होता है, ये वाला ये भी गलत है, बराबर है नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो एक है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आपका ए को, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, मैंने सेट पढ़ाए थे आपको जॉइन इंडियन नेवी चैनल पर, अगर आपने नहीं पढ़े थे तो पढ़ लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा आपको शक्ति समुच्चय। शक्ति समुच्चय होता है किसी समुच्चय के समुच्चयों का समुच्चय। जैसे मैं इसके उपसमुच्चय बताऊं तो इसका सबसे पहला उपसमुच्चय क्या बनेगा, 5 बनेगा, उसके बाद ए, उसके बाद बी, और उसके बाद फिर ए बी, ये बनेंगे महिला कोष्ठक के अंदर सबके सब। ठीक है, ये सबसेट, ये आपके सबसेट बने। अब सॉरी इसमें ही लगता है, अब इन सब को मैं क्या कर दूँ, एक महिला कोष्ठक बंद कर दूँ, इन सब को मैंने द्वारा से एक महिला कोष्ठक बंद कर दिया, ये हुआ शक्ति समुच्चय। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उपसमुच्चय होते हैं। तो रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उपसमुच्चय होते हैं, तो वो होते हैं आपके 0। अब यही क्वेश्चन आता है कि रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो वो होता है 1, क्योंकि रिक्त समुच्चय क्या होता है 5, तो 5 का तो एक समुच्चय बनेगा, सबसेट बनेगा एक, लेकिन उसको पूछा वास्तविक, ये वास्तविक थोड़ी है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसके तो बनेंगे 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वास्तविक शब्द ना होता, उपसमुच्चय पूछा तो बनता 1। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो रिक्त समुच्चय कितने उपसमुच्चय होते हैं आपके, एक उपसमुच्चय होता है, अगर वास्तविक शब्द बोलेगा तो वो 0 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि ए बराबर 1 2 3 4 तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। अब देखो ना, ये कह रहा है कि 3 ए बिलोंग कर रहा है ए को, यानी कि आपको पता है कि 3 और 4 दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब 3 को बिलोंग कर रहा है तो भैया 4 भी तो एक बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो दोनों अलग अलग हो नहीं सकते, यानी कि ये भी आंसर नहीं है और ना ही ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि महिला कोष्ठक के अंदर 2 बिलोंग कर रहा है। मैंने बताया था महिला कोष्ठक किस पे लगाते हैं, सब सेट पर, अगर यहाँ पे महिला कोष्ठक हटा दूँ तो सही हो जाएगा, या यहाँ पे मैं सब सेट का साइन लगाऊँ तो सही हो जाएगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महिला कोष्ठक भी है और साइन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि जब आप एक पासा फेंकोगे तो कितने अंक आ सकते हैं, हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 या 3 भी आ सकता है, या 4 भी, या 5 भी, या 6 भी। तो 3 का अंक आ सकता है, तो 3 का अंक कितनी बार आएगा, एक बार, यानी कि 1/6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब एक पासे को फेंकेंगे आप तो कितनी संख्या आ सकती हैं, हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 या 3 या 4, ये 5 या 6, ये टोटल केस हो गया। उसने बोला सम संख्या, सम कितनी है, एक तो 2 सम है, एक 4 सम है, एक 6 सम है, टोटल सम संख्या कितनी है, 3 सम संख्या है, कितने में से, 6 में से, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। जब आप 2 सिक्के फेंकेंगे, मान के चलो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, हो सकता है कि दूसरे पर पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। उसने पूरा 2 सिक्कों को उछाले जाने पर एक हेड और एक टेल, एक हेड किस पे आ रहा है, एक हेड और एक टेल इस पे आ रहा है, और एक हेड एक टेल इस पे आ रहा है, यानी कि कितने केस बन रहे हैं, 4 टोटल। 4 में से ऐसे केस कितने बन रहे हैं, 2/4, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, कोस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई लोग। ठीक है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। अब ताश की गड्डी है, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब आप एक पत्ता खींच रहे हो, अब एक पत्ता जब आप खींचोगे तो उसके इक्का होने की प्रायिकता, इक्का कितने होते हैं ताश की गड्डी भाई साहब, ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, हाँ कितने होते हैं भाई साहब, 4 होते हैं, यानी कि 4/52, 4 से कितना 1/13, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 महिलाओं और 7 पुरुषों
से 4 की एक समिति कितने के पास बनाई जा सकती है, होने की संभावना क्या है। अब देखना, इसमें बोला कि 5 महिलाओं और 7 पुरुषों से 4 की एक समिति बनानी है, उनमें 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। अब आपको पता है कि 5 महिलाएं और 7 पुरुष हैं, तो टोटल कितने हो गए 12, 12C4। 12C4 क्यों, क्योंकि आपको 12 में से 4 लेने हैं। अब 4 की समिति बनानी, इनमें 3 महिलाओं के होने की प्रायिकता, सब महिलाएं कितनी आपके पास 5 हैं, तो 5C3, आपको 5 में 3 लेनी पड़ेंगी। अब आपने 3 ले लिए, लेकिन लेने के टोटल कितने लेने हैं 4, तो अब एक पुरुष भी तो लेना पड़ेगा, पुरुष 7 में से लेना पड़ेगा, तो 7C1 आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। आपको पता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अब जब 7 का भाग लगाऊंगा, और सर आप बोलोगे सर 7 का भाग क्यों लगा रहे हो, 7 का भाग मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हफ्ता में 10 दिन होते हैं, ठीक है। तो जब 7 से भाग लगाएंगे तो 52 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब एक दिन बचेगा, यानी कि 365 दिन होते हैं, यानी कि 364 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन एक दिन बचेगा। अब ये एक दिन क्या कह रहा है, रविवार होना चाहिए ये दिन, तो रविवार होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सप्ताह बदलना पड़ेगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो लीप वर्ष का हो सकता है शायद। हाँ, एक लीप वर्ष में 53 बार होने की प्रायिकता। अब लीप वर्ष आ गई तो आपको पता है लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। अभी आपने ऊपर देखा था कि 364 तो पूरे पूरे कट जाते हैं, वहाँ पर एक बचता है, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, यानी कि 2/7 हो जाएगा आंसर, बस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता आपको पता है अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और न्यूनतम 0 हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि 0 < x < 1 प्रायिकता होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, कोई घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी या घट जाएगी, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अवकल समीकरण की कोटि, आप कोटि पूछी जा रही है आपको। अब कोटि क्या होती है, अधिकतम जितनी बार अवकलन होता है वही तो कोटि होती है। तो आपको पता है इसमें कितनी बार अवकलन हो रहा है आपका, 3 बार अवकलन होता है, कोटि कितनी होगी इसकी, 3 होगी। इसकी आपको क्या पूछी जा रही है, घात पूछी जा रही है, तो घात बताओ। घात भी उसके लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन होता है। अवकलन किसका हो रहा है आपको पता है, 3 बार अवकलन हो रहा है, तो घात कितनी होगी इसकी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवकल समीकरण इतने की कोटि आपको बतानी है। तो कोटि कभी याद करने के लिए आपको पहले करड़ी चिन्हों से मुक्त करना पड़ेगा, यानी कि इसकी पावर ये कितनी चढ़ी हुई है, इसकी पावर ये ऊपर चढ़ी हुई है, सॉरी 1 मिनट रुकना, इसकी पावर है ये 1/4। अब 1/4 2 से 2 काटोगे, मतलब 2 से काट नहीं सकते, सॉरी काट नहीं सकते इसे, ठीक है, 1/4 है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, तो ये पावर ये 4 इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/4, इसकी पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल बच जाएगा। क्या पूछा उसने, कोटि पूछी है, तो कोटि कितनी रहेगी इसकी, कोटि 2 ही रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक मतलब अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, यहाँ पर दोनों चीज़ बतानी है। तो भी मैंने बताया था आपको कि करड़ी चिन्हों से मुक्त करते हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको ले जाएंगे इधर, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा आपका, इधर आके हो जाएगा ये आपका 2/3 पलट जाएगा ना। हाँ जी, अब पूछ रहा है कोटि एवं घात, तो कोटि, अब यहाँ पे देख रहा है आप घात कितनी है इसकी, कोटि कितनी इसकी 2 है, और घात भी इसकी क्यों कर देंगे, तो घात भी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 भी रह जाएगी, क्योंकि 2 तो ऊपर है, क्यों करेंगे तो 2 भी रह जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इनको करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स बराबर सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर मैं इसमें से इस डी एक्स को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो डी वाई का क्या हो जाएगा बाई, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सी, यानी कि बाई बराबर 10x प्लस सी, यानी कि बाई बराबर 10x प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आपको पता होना चाहिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर इसके अंदर 0.1 लिखा हुआ है तो ये देगा 0, ठीक है। अगर इसके अंदर 0.9 लिखा हुआ है तो भी देगा इसमें से ये 0। अगर इसके अंदर 1.1 लिखा हुआ है तो देगा आपको ये कितना, 1.1 लिखा है तो ये आपको 1 देगा, यानी कि ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही देता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो इसने क्या बोला कि 0 से 1 और प्लस 1 से 2, क्योंकि लिमिट 1 से 0 से 2 जा रही है, तो 0 से 1 और 1 से 2 मैंने तोड़ दिया। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देगा, 0 देगा, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। अब 0 से और 1 से 2 में क्या देगा आपको, 1 देगा, तो ये तो x रह गया। अब x का क्या होता है, x² अपॉन 2। हाँ भाई जी, सॉरी भाई, सॉरी मिस्टेक, मैंने कि 1 से 2 में कितना देगा, 1 देगा। 1 का अवकलन कितना होता है, x होता है, 1 का समाकलन, सॉरी 1 का समाकलन कितना होता है x, लिमिट कितनी है आपकी 1 से 2, तो 2 में से 1 घटाएगा, ये 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका, यार कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, दोबारा कैसे करेंगे, मान के चलो 0 से 1 प्लस 1 से 2, ठीक है। और
अगर हम 0 से 1 में चलेंगे तो ये तो 0 दे देगा, 0 गुणा इसमें कराएंगे तो ये 0, हाँ जी। अब 1 से 2 में चलेंगे तो ये वाला बन देगा, लेकिन भीतर वाला तो बाहर वाला तो x का x ही है ना, तो वो तो x ही रहेगा। ऐसे ये तो खत्म हो गया। इसका करते हैं तो ये x² अपॉन 2, सॉरी हाँ ये मिस्टेक थी, 1 से 2 2 रखेंगे 2 का वर्ग, 4 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक रखेंगे माइनस का, एक रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 3/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कभी आपको ये फंक्शन दिखे, आपको आंसर सीधा सीधा क्या करना है, π/4 लगाना है और आगे बढ़ जाना है। इसमें एक आंसर π/4 होगा, या तो बी को कर लेना या ए को कर लेना, ठीक है। तो मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वो होती है कि कभी भी लिमिट अगर 0 से a है और f(x) है तो हम इसे लिख सकते हैं f(a-x)। तो जब इसे घटाएंगे तो π/2 -x हो जाएगा, तो cos x में बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम इस ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखे आंसर से लगाना π/4, ठीक है। देखो नेक्स्ट भी आगे सेम तरीके का मिलेगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर sin x है, नीचे क्या है sin x प्लस cos x, तो आंसर कितना आएगा 5/4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपको, हाँ जी नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, अगर आपको कभी भी e⁻x बाहर दिखे और यहाँ पे आपको f(x) और यहाँ पे आपको उसके बगल में दिखे माइनस का उसका f'(x), यानी कि f(x) और f'(x), यानी कि आपको यहाँ पर f(x) लिखा हुआ है और उसका अवकलन आपको बगल में दिखे, जैसे 1/x लिखा हुआ है, 1/x का अवकलन यानी कि आपको बगल में लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा आता है e⁻x इंटू f(x), e⁻x इंटू f(x). तो इसका आंसर कितना आएगा e⁻x, और f(x) का काम कौन कर रहा है 1/x, तो बट्टे में x हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट करना 1 से 2, तो जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा यार, क्योंकि शेयर भी नहीं होगा टेलीग्राम पर ही, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक इसे, क्योंकि आप लोगों का डाटा फिर ज़्यादा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइन एक्स ग्राफ कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है साइन एक्स ग्राफ। अब कह रहा है 0 से मतलब 0 से 2π में, आपको पता है कि ये 0 और ये पाई, यहाँ पे π/2, ये 2π, ये 3π, इस तरीके से आता है। अब आपको आज के बाद आपको सिर्फ क्वाड्रेंट गिनने हैं कि 0 से 2π में, 0 से सॉरी कितना है, 0 से आपका 2π है, 0 से 2π में π/2 कितने क्वाड्रेंट बनेंगे। आपको पता है कि जब 0 से आप पाई तक आए तो आपके 2 क्वाड्रेंट बने, एक ये क्वाड्रेंट एक ये क्वाड्रेंट, यहाँ भी ये एक देगा यहाँ भी एक देगा। जब पाई ये 2π तक आना है हमें, तो कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, एक तो क्वाड्रेंट ये बनेगा एक ये बनेगा। तो सिर्फ आपको क्वाड्रेंट गिनने हैं, 1 2 3 4, आंसर कितना हो गया इसका 4। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बने हैं कि अगर बोलता है इसी क्वेश्चन में बोलता है कि 0 से पाई तो कितने क्वाड्रेंट बनते, π/2 के 2 क्वाड्रेंट बनते, 2 आंसर हो जाता। यानी कि ये क्षेत्रफल होता है हमेशा, आपको पता है कि क्या निकाल रहे हैं हम, मेरे भाव से क्षेत्रफल ही होता है इस तरीके का, तो इसे नेगेटिव नहीं लेते हैं। बाकी यहाँ तो मोड भी लगा हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, tan²x। अब आपको पता है tan²x का समाकलन क्या होता है, तो tan² का समाकलन डायरेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन रिलेशन क्या होता है कि sec² माइनस का tan², sec² प्लस का tan² बराबर 1 होता है। तो मुझे क्या निकालना है tan², तो क्या करेंगे 1 माइनस sec² करेंगे ना, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दो अलग अलग, तो इसका तो x हो गया, इसका माइनस का tan x हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर देना 1 से π/4, ठीक है, जो भी हो। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 0 से 1 x⁴n+1, तो इसका समाकलन क्या होता है, मतलब इसका जो समाकलन होता है वो होता है कि x⁴n+2/n+2, तो n+2 करेंगे और अब इतना है। अब लिमिट कितनी पुट करेंगे 0 से 1, तो जब 1 पुट करें जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x की जगह पे, ये तो n+2 होगा, x की जगह पे तो पुट करते हैं लिमिट, तो ऊपर तो n+2 बचा हमारा और नीचे भी n+2 बच गया, तो इससे ये कट गया, ये तो 1 रह गया, माइनस का 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सॉरी यार क्या मिस्टेक हो गई मेरे से, कुछ तो गलत हो गया। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, यानी कि x⁴n है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका x⁴n+1 है, तो इसका समाकलन हो जाएगा x⁴n+2/n+2, लिमिट 0 और 1। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहती है, तो 1/n+2। लोअर लिमिट रखेंगे तो जी 0 0 सब कुछ 0, यानी कि 1/n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1/sin² इंटू cos², तो आपको पता है कि ऊपर sin 1 है, तो ऊपर की इसकी जगह में sin² इंटू cos² लिख सकता हूँ। वो sin² प्लस cos² आपने रिलेशन पढ़ाया ना, sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है, तो एक ये लिख सकता हूँ। अब अलग अलग भाग लाएंगे sin² से sin² कट जाएगा, अब 1/cos², यानी कि ये तो गया आपका sec², ठीक है ना। अब यहाँ पे भाग लाएंगे तो यहाँ पे आपका cos² से cos² बट जाएगा, 1/sin² क्या होता है cosec²। अब sec² किसका होता है आपका पता है कि किसका होता है tan x का, और cosec² माइनस के cot x का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 2x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला खोलना कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। तो फिर अलग अलग भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जुकाम हो रहा है यार, तबीयत खराब रही है, ख़राब है थोड़ी सी। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है कि सभी के अवकलन अवकलन करके देखो। जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो आपको पता है कि लॉग एक्स का कितना, तो 1/x, तो 1/x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, तो कितना हो जाएगा लॉग एफ एक्स। अब क्या करेंगे लॉग एफ एक्स का, तो इसमें एक्स काम कौन कर रहा है, ये वाला, तो एफ एक्स आगे आ जाएगा। एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स ऊपर हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है हमारा, तो अवकलन से करता ये आंसर आ गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 1 हो तो एक्स वाई का उच्चिष्ट मान, आपको एक्स वाई का उच्चिष्ट मान पूछा जा रहा है। तो उच्चिष्ट मान कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो तो वो संख्याएं तब अधिकतम होती हैं जब दोनों की दोनों बराबर होंगी। यानी कि हो सकता है ये भी कितनी रही होगी 1/2 प्लस का 1/2, तभी दोनों मिलकर एक बनाया, तो गुणा करेंगे इनका कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट भी करते हैं इसी तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं पूछे जाते हैं तो आपको एक बार x बराबर ई पुट करना है, एक बार x बराबर 1/e पुट करना है। जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम, जो कम आए वो मिनिमम। जब यहाँ मैं x बराबर ई पुट करूँगा तो आपको पता है कि लॉग ई ऊपर लॉग ई अपॉन ई, तो मतलब ई की वैल्यू 1 होगी तो 1/e आ गया, ठीक है। जब मैंने क्या पुट की x बराबर ई, और जब 1/e पुट करेंगे तो माइनस का जाएगा। लेकिन उसने पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए तो माइनस आगे आ रहा है पहले ही, तो 1/e राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसमें क्या करेंगे वही सेम कंसेप्ट, एक्स बराबर एक ई पुट करना एक बार, एक्स बराबर एक बार 1/e पुट करना, सेम करना आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट अलग मिलेंगे आपको मेरे। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 8, तो एक्स वाई का अधिकतम मान मैंने भी बताया था कि दो संख्याओं का योगफल दिया हो तो वे संख्या तब अधिकतम होती है जब कोई गुणनफल, मतलब जब संख्या बराबर होंगी। तो ये कब रहा होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तभी तो 8 हुआ होगा मिलके। गुणा करेंगे 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए क्या कह रहा है, परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु a -2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पूछ रहा है। तो देखो क्या करना है, आपको सिर्फ इस बिंदुओं को उठाकर समीकरण संतुष्ट कराना है, जिस भी आंसर आ जाए वही सही है। देखो अगर मैं इस चीज़ को ऑप्शन नंबर बी में रखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा a, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का a बराबर 0, तो देखो बराबर में 0 मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिर्फ ऑप्शन उठाओ पुट कर दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बाई बराबर टेन एक्स प्लस कॉटन एक्स का डिवाई बाई एक्स पूछ रहा है। देखो यहाँ आपको ये पता है कि ये कितना देगा π/2, बाई बराबर π/2 यानी कि एक्स ही नहीं है तो यानी कि 0 हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। थोड़ा वो देख लेते हैं, एक मिनट रुको ना, कहाँ गया अभी, इसका साइन कहाँ चला गया रे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना भाई तो दिक्कत होगी फिर। मेरे मोबाइल में भी इतना स्टोरेज है नहीं, सॉरी भाई लोग, एक मिनट रुकना, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर से चलो चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा सा, हाँ स्टॉप करना है अभी। हाँ चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि π/2 हो जाएगा, ये π/2 तो एक्स ही नहीं है तो बराबर 0 हो जाएगा। 27 मिनट का वीडियो हो चुका है यार, बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। चलो तो ये पीडीएफ आपको मैं माई प्राइड डिफेंस एनडी ग्रुप पर दे दूंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, क्योंकि यार बड़ा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में तो ये अपलोड हो ही नहीं रही है, शायद मैं देखता हूँ दोबारा से होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अब मैंने आपको ये व्हाट्सएप मतलब ग्रुप में, मतलब जो मेरा चैनल है उस पर अपलोड करके दी है आपको मैंने, अभी प्राइवेट कर दिए, बाद में इसे मैं खोल दूँगा। तो आप क्या करना, आपको यहीं से क्वेश्चन कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो कराता हूँ, ठीक है। तो टेक केयर, बाय गाइस। देखो 28 मिनट की होगी यार।